नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरों की बात करेंगे वर्ल्ड नाउ में। बताते हैं आपको दुनिया में क्या हलचल है इस वक्त। आपको ये भी बताते हैं कहां जंगी मोर्चा है, कहां कूटनीतिक साजिश है और कौन देश किसके खिलाफ तैयारी कर रहा है। क्योंकि आपको पता है दुनिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, अराजकता की स्थिति है। हर देश अपने हिसाब से नीतियां बना रहा है। खासकर अमेरिका की चाल ने पूरी दुनिया को हलकान कर रखा है। तो वर्ल्ड नाउ में आज सबसे पहले बात होगी अमेरिका ईरान में चल रहे तनाव की, जिसमें मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बहुत धमाकों की आवाज गूंजी है। ईरान के अंदर कई शहरों में हमला हुआ है। दक्षिण शहर बंदर अब्बास में बहुत भयानक धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि ईरानी आर्मी IRGC के गेस्ट हाउस से जुड़े एक बहुमंजिला इमारत में धमाका हुआ है। धमाके के पीछे कौन है ये तो पता नहीं है। कहा जा रहा है कि अमेरिका भी हो सकता है, इजराइल भी हो सकता है या पाकिस्तान भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बहुत बढ़ गया है। इजराइल ने साफ किया है कि अमेरिका या इजराइल इस हमले के पीछे नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका और इजराइल की बात मान ली जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो धमाके हैं किसी एक जगह पर नहीं हुए, एक साथ ये धमाके 7 जगहों पर हुए हैं। तो क्या ईरान की सरकार को अपदस्थ करने के लिए इस तरह के धमाकों की शुरुआत की गई है, या फिर अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ये धमाके करवाए हैं? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना होगा कि पाकिस्तान के कई आतंकी संगठन ईरान के अंदर ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान और अमेरिका की जुगलबंदी इन दिनों किसी से छिपी नहीं है। तो क्या मुनीर के इशारे पर ईरान के अंदर धमाका हुआ? डिटेल से जानेंगे इस खबर को, ये भी बताएंगे कहां का धमाका, क्या क्या नुकसान, और इसके बाद दुनिया भर के देशों में क्या रिएक्शन, चाइना से लेकर रूस से लेकर अलग अलग देशों से क्या रिएक्शन आए हैं। इसके बाद बात करेंगे जहां एक तरफ ईरान में बम धमाकों के बाद हड़कंप है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हथियार न डालने का ऐलान कर दिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक ऐसी त्रिमूर्ति तैयार की है जिसके सामने वॉशिंगटन भी बौना नजर आ रहा है। और इसलिए ईरान खुलकर सीना ठोककर कह रहा है कि कोई समझौता नहीं होगा, कोई झुकने वाली बात नहीं है और ना ही कोई डर है। क्या है वजह? क्या ये धमाके अंदरूनी लड़ाई का संकेत है? क्या ये धमाके ईरान पर अमेरिकी हमले से पहले के संकेत हैं? और आखिरकार ईरान ये क्यों कह रहा है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं है और अमेरिका अगर जंग करेगा तो उसे पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा? और आखिर इसमें रूस और चीन की भूमिका क्या है? क्या ये त्रिमूर्ति का दबाव है, ईरान, रूस और चाइना का दबाव है, जिसकी वजह से यूएस बैकफुट पर है, यूएस इजराइल बैकफुट पर है? डिटेल से देखेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे गाजा के सीज फायर की, जो कि सो कॉल्ड सीज फायर बन गया है। ऐलान तो हुआ लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। जमीन पर अब भी बारूद ही बारूद है। गाजा पट्टी में इजराइल ने ऐसे हमले को अंजाम दिया है जिसमें 37 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। और कहते हैं सितंबर के सीज फायर के ऐलान के बाद, सितंबर अक्टूबर में जो सीज फायर हुआ, संघर्ष विराम हुआ, उसके बाद का यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जहां गाजा सिटी, खान यूनिस और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया। सिचुएशन बहुत इस वक्त नाजुक बनी हुई है, टेंशन बरकरार है। और आखिर में वर्ल्ड नाउ में आपको बताएंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर जिसको लेकर अमेरिका में भूचाल है। एप्स्टीन फाइल्स के कुछ और फाइल को रिलीज किया गया है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी DOJ ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों की तहकीकात तेज कर दी है और एक और बंच ऑफ फाइल दुनिया के सामने रखी गई है। और इस बार बिल गेट्स समेत कई लोगों के रिएक्शन भी सामने आ गए। हर व्यक्ति इन फाइल्स को झूठा बता रहा है। जो नए खुलासे हुए हैं उनमें किसके नाम हैं? कई देशों के राजनीतिक व्यवसायिक जगत में भूचाल लाने के लिए खुलासे काफी हैं। सवाल उठता है क्या होगा उन लोगों का जो एप्स्टीन फाइल्स में नामजद है, और उनकी साख का क्या होगा? नए खुलासे क्या हैं एप्स्टीन फाइल्स के? नए वीडियोस, नए फोटोग्राफ्स जो दुनिया भर की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं, दिखाएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में तमाम खबरें विस्तार से। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहली खबर, क्या ईरान में अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं? क्या ईरान में अमेरिका के हमलों को पाकिस्तान अंजाम दे रहा है? क्या इजराइल का मोसाद ईरान के अंदर कोई बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन कर रहा है? ये सवाल क्यों उठ रहे हैं?
ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ईरान में एक के बाद एक 7 शहरों में 7 बड़े धमाके हुए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेहरान, परन, तबरीज, कोम, अहवाज, नतांज और बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं। दक्षिणी ईरान में 2 अलग अलग धमाके हुए, कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सीरियल ब्लास्ट की खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट को अलर्ट पर ला दिया है। सबसे पहले ईरान के अलग अलग शहरों की धमाके की तस्वीर आप देख लीजिए। पूरा ईरान इन धमाकों के बाद सुलग गया और हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। तेहरान में धमाके, बंदर अब्बास पोर्ट पर धमाका, और ये देखिए जो धमाका है, क्या ये आपको कोई टेररिस्ट अटैक लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता है कोई टेररिस्ट अटैक है, मुझे लगता है ये कोई हमला है। इस तरह के जो धमाके जैसे लग रहा है कोई बंदर अब्बास में तो ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु धमाका हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, बंदर अब्बास वाली तस्वीर, जिसमें देखकर ऐसा लग रहा है कोई न्यूक्लियर बम फटा हो। जिस तरह के धमाके के बाद आग का मशरूम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अहवाज में आवासीय इमारत में हमला हुआ है। परंद में जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। इसके अलावा जो है तबरीज का धमाका भी बंदर अब्बास की तरह दिख रहा है। तबरीज में भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत जबरदस्त बम फटाओ, कोई मिसाइल फटाओ। अब अमेरिका, इजराइल या फिर अमेरिका का जो आप कह सकते हैं पेट पाकिस्तान, क्योंकि आपको यह भी याद रखना होगा कि पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो ईरान में भी ऑपरेट करते हैं। तो क्या ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया? तस्वीर आप देखिए, तबरीज की तस्वीर है। जिस धमाके को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई परमाणु बम फटाओ। एक बार फिर से आपको ये देखिए, पहले आग लगी हुई है, उसके बाद अचानक इतना बड़ा धमाका जिससे कि जो व्यक्ति इस वीडियो को शूट कर रहा होता है मोबाइल फोन से, वो भी सहम जाता है। ये तस्वीर बताती है खास तौर पर कि किस तरह से यह धमाका हुआ है, और इसे आतंकी हमला बताया जा रहा है। लेकिन ये क्या आपको देखकर आतंकी हमला लग रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे तो नहीं लग रहा है ये हमला, ये आतंकी हमला हो सकता है। ये देखिए, ये बंदर अब्बास पोर्ट की तस्वीर आप देखिए। ये इसे कह रहे हैं आतंकी हमला। क्या ये आतंकी हमला है? आप बताइए, क्या ये आतंकी हमला है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है इस तरह के धमाके, और वो भी एक साथ 7 जगहों पर हों और इस तरह के धमाके हों? अव्वल तो ये अगर आतंकी हमला है तो इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। और पाकिस्तान इन दिनों किसके गुण गा रहा आपको पता है। पाकिस्तान किसके रेड कारपेट पर सैर कर रहा वो भी आपको पता है। तो ईरान को अंदरूनी रूप से कमजोर करने के लिए यह हमला हो सकता है पाकिस्तान ने किया हो, और क्या पता इसका इशारा अमेरिका की डीप स्टेट की तरफ से, या अमेरिकी खुफिया एजेंसी की तरफ से हो, या फिर मोसाद की तरफ से हो। हालांकि मोसाद ने तो नहीं, लेकिन इजराइल ने और अमेरिका ने अपने आप को पीछे जरूर खींच लिया। ये कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले समझिए कि हुआ क्या। ईरान की राजधानी तेहरान, अचानक बहुत बड़ा धमाका, आसपास की इमारतों को भारी नुकसान। बंदर अब्बास, जहां एक टावर ब्लॉक में जोरदार धमाका, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 8 मंजिला इमारत तबाह। धमाके की आवाज और तस्वीर दूर दूर तक दिखाई दी, और धमाके से कई लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग जान बचाकर भागते नजर आए। इलाके में दहशत। तेहरान के बाहरी इलाके परंद की तस्वीर देखिए, जहां एक टावर के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से जमींदोज हो गया। आसपास मलबे का ढेर है। वीडियो सामने आने के बाद अफवाहें तेज हो गई कि ईरान पर अटैक हो चुका है, ईरान पर हमला कर दिया गया है। जिन जगहों पर हमले हुए हैं उसमें बंदर अब्बास ईरान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, और पीछे आप मेरे अटैक की तस्वीर देख रहे हैं। यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुहाने पर स्थित है। याद रखिएगा, हमने आपको वर्ल्ड नाउ में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की लोकेशन भी बताई है, इंपॉर्टेंस भी बताई है, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से कैसे पूरे खाड़ी देशों को एक साथ ब्लॉक किया जा सकता है इकोनॉमिकली, यह भी हमने आपको बताया है। हमने आपको यह भी बताया कि यहीं से दुनिया के लगभग 1/3 कच्चे तेल की आपूर्ति होती है, वही रूट है। ईरान की नौसेना प्रमुख ऑपरेशनल बेस भी है। ईरान की सैन्य और आर्थिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा भी है, जिसे ये झटका माना जा रहा है। इसके अलावा ईरान के 3 एटमी प्लांट वाले शहर में धमाके हुए हैं। इसमें इस्फहान, नतांज और सावे शामिल हैं। तीनों शहर में ईरान के एटमी प्लांट हैं। इसके साथ ही पाक दश्त में हुए धमाके, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। इसमें 4 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। इस्फहान, नतांज और सावे,
ये तीनों जो लोकेशन है ये आप मैप पर इस वक्त देख सकते हैं। ये सावे, नतांज और अस्फहान ईरान के बीचों बीच के ये इलाके, लगभग मिडिल और आप इस तरह से साउथ का एक इलाका कह सकते हैं आप इसे। अब इन तीनों जगहों पर जो धमाके हुए हैं उसकी जो इंटेंसिटी है, क्या ये आतंकी हमला है? जैसे यह हमला हुआ इसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। पूरा ईरान हाई अलर्ट पर आ गया। धमाके के बाद लोगों ने कहा कि ईरान पर हमला कर दिया गया है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां इस बात को खंगालने में जुटी हुई हैं कि आखिर यह हमला किसने किया। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने हमले से खुद को अलग बताते हुए अपने से पल्ला झाड़ लिया। और फिर यहीं से शुरू हुआ एक बड़ा सवाल। जिस इलाके में हमला हुआ वो दुनिया की सबसे कड़ी निगरानी वाले इलाके हैं। यहां सैटेलाइट, ड्रोन सर्विलांस सिस्टम सब कुछ मौजूद है। फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने शुरुआती जांच के आधार पर गैस लीक बता रहे हैं, लेकिन क्या एक साथ 7 जगहों पर गैस लीक होगा? क्या ये पॉसिबिलिटीज है? ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो है, ऐसे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। अगर एक आधा हमला होता, किसी पोर्ट पर हमला होता या किसी और जगह पर IRGC के किसी हेडक्वार्टर के किसी बिल्डिंग पर हमला होता, तो भी समझ में आता कि कोई टेररिस्ट अटैक हो सकता है। एक साथ 7 जगहों पर धमाका, ये प्लान्ड अटैक है। ईरान को इंटरनेशनल जो है, ईरान इंटरनेशनल को भेजे गए वीडियो में दावा किया गया है कि जिस इमारत में धमाका हुआ है वहां अब तक गैस कनेक्शन ही नहीं था। तो सवाल यह कि गैस धमाका हो कैसे सकता है? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमला ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के एक नेवी कमांडर को निशाना बनाकर किया गया था। ईरान पहले से ही इजराइल पर सीधा आरोप लगाता रहा है। गाजा युद्ध, रेड सी तनाव, हिजबुल्लाह और हूती एंगल, पूरा इलाका पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इसके बाद से ईरान में अब हर तरफ एक ही चर्चा है। क्या अमेरिका ने हमला करवाया, इजराइल ने करवाया, या फिर अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि समय खत्म होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है अगर ईरान अपनी न्यूक्लियर डील पर वापस नहीं आता है तो वो गुप्त डेडलाइन के बाद सैन्य विकल्प को देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 2 शर्तें रखी, जिनमें परमाणु कार्यक्रम बंद करना और प्रदर्शनकारियों पर हिंसा रुकना शामिल है। लेकिन इस बीच इस धमाके ने पूरे ईरान को एक तरह से उबाल पर ला दिया है। पूरा ईरान गुस्से से उबल रहा है। खामनेई सरकार गुस्से से उबल रही है, क्योंकि एक तो ईरान की सरकार को ईरान के लोगों को भी जवाब देना है कि ये धमाके कैसे हुए, और अगर ये धमाके बाहर से हुए, अमेरिका, इजराइल या फिर अमेरिका के किसी प्रॉक्सी मुल्क जैसे कि नॉन नेटो अलाई पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, वहां से अगर करवाए गए हैं तो फिर ये और गंभीर बात है। इसके रिपरकशंस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ईरान फिर प्रतिक्रिया करेगा। इधर यूरोपीय संघ ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC को आतंकवादी संगठन करार दे दिया और कई लोगों और संस्थाओं पर नए सैंक्शंस लगा दिए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि बातचीत के लिए तैयार तो है, लेकिन जरूरत पड़ी तो युद्ध के लिए भी तैयार है। इस बीच ईरान ने अपनी सेना में 1000 नए ड्रोन शामिल कर लिए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास एक सैन्य अभ्यास का ऐलान भी कर दिया है। यानी तलवारें दोनों तरफ से खींच ली गई हैं, बस यलगार होना बाकी है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातमी ने देश की सुरक्षा को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए ईरान की सेनाएं पूरी तरह सतर्क हैं और पूरी तरह तैयार हैं। हातमी का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यह धमाका ऐसे समय में हुआ है जब ईरान में हालात तनावपूर्ण हैं और सरकार के 28 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन शुरू हुए थे, जो अब भी जारी है। दूसरी तरफ हाल ही में अमेरिका ने बढ़ते तनाव के बीच यहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने का फैसला किया है। इसके अलावा हाल ही में अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ देखा गया है। इससे कुछ दिन पहले अमेरिका का सैन्य विमान P-8 पोसाइडन, जो पनडुब्बियों की निगरानी के लिए जाना जाता है, वो ईरान के एयर स्पेस में देखा जा चुका है। अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। USS एब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत, 3 विध्वंसक जहाज, कई लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। अमेरिका का कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए है, लेकिन ईरान इसे युद्ध की तैयारी के तौर पर देख रहा है। ईरान ने जवाब में कहा है कि उनके सैनिक ट्रिगर पर उंगली रखकर तैयार है। ये तैनाती जनवरी 2026 के अंत में हुई, जब ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। अमेरिका चाहता है कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मान ले, नहीं तो अमेरिका अटैक करेगा। ईरान कह रहा है कि करो, कोई दिक्कत नहीं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ईरान इतना फ्लेक्स क्यों कर रहा है? इसके पीछे है वो त्रिमूर्ति जो इस रीजन में ईरान के साथ खड़े हैं, यानी कि
रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। योजना यह है, अब देखिए कि रूस, चीन और ईरान तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करने वाले हैं और इसी वजह से अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में आ गया है। यह जॉइंट एक्सरसाइज फरवरी 2026 में उत्तरी हिंद महासागर में किया जाएगा। नाम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट, 2019 से हर साल आयोजित होता है। इस बार ईरान की दोनों नौसेनाएं, नियमित और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स भी शामिल होंगी। ईरान का दावा है कि शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। अमेरिका कह रहा है कि चुनौती और तनाव की आशंका इससे बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ अमेरिकी ये मान रहे हैं कि ईरान का रिएक्शन है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी चेतावनी के कारण यह अभ्यास टल भी सकता है, लेकिन ईरान इस अभ्यास को करने में तत्पर है और वही चीन और रूस भी इस अभ्यास को करना चाहते हैं। इसलिए अभ्यास अमेरिकी तैनाती के बीच होने जा रहा है, जिससे तनाव बढ़ने की संभावना भी है। ईरान ने अमेरिकी तैनाती के जवाब में अपनी मिसाइलें, फास्ट बोट्स तैनात कर दी हैं। होर्मुज स्ट्रेट में लाइव फायर अभ्यास करने वाले हैं, जो 1 और 2 फरवरी को होगा। ईरान ये कहता है कि यह रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन अब अगर अमेरिका हमला कर दे तो जवाब भी होगा। ईरान के पास हजारों मिसाइलें हैं, ड्रोन है जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। चीन से मदद मिल रही है, इससे ईरानी सेना भी मजबूत हो रही है। यानी ईरान में एक साथ 7 धमाके, विस्फोट, धुआं, दहशत, तनाव। तो सवाल यह किसके इशारे पर हुआ? क्या इस हमले के तार सीधे वॉशिंगटन से जुड़े हुए हैं? अमेरिका तो ईरान को खुलेआम धमकी दे रहा है, तो क्या अब अमेरिका छिपकर भी वार करवा रहा है? ये वार क्या मोसाद के जरिए है या फिर पाकिस्तान के जरिए है? क्या अमेरिका पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर ईरान पर हमला करवा रहा है? पाकिस्तान और ईरान के कनेक्शन को इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना होगा। मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़, आतंकी फैक्ट्री, जो अपने पड़ोसियों पर आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम रहा है। कभी अफगानिस्तान, कभी भारत और कभी ईरान। हर मुल्क में पाकिस्तान का एक ही खेल है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। और चूंकि अब पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, तो पाकिस्तान अमेरिका के हर उस कहे को अंजाम देगा जो अमेरिका उससे कहेगा। तो फिर क्या ये एक प्रॉक्सी वॉर है? पाकिस्तान का नाम इस साजिश में कैसे जुड़ रहा है? ईरान का दावा है कि हमले के पीछे सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ है। ईरानी खुफिया एक्सपर्ट या एजेंसी ये कह रहे हैं कि अमेरिका ज़ायनी शासन और पाकिस्तान जैसे सहयोगी अलगाववादी आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यानी हमला सिर्फ आतंकी नहीं, ये एक इंटरनेशनल सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ईरान के मुताबिक एक पाकिस्तानी आतंकवादी को 90 करोड़ तोमान दिए गए ताकि ईरान की सुरक्षा और स्थिरता को झकझोर दिया जाए। ईरान का आरोप साफ है कि आतंकियों के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन डोर हमेशा पाकिस्तान और वॉशिंगटन और उसके हाथ में होती है। हमेशा ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश वाया पाकिस्तान। तो क्या इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और बहुत जल्द जंग की स्थिति बनेगी? इसका जवाब है हां, क्योंकि ईरान इसे अपने खिलाफ एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी मान रहा है और बहुत जल्द ईरान का रिएक्शन भी आने वाला है। वो भी हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे आपको इस खबर की एक एक डिटेल। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। ईरान जो कि सीना ताने खड़ा है अमेरिका के सामने। ईरान कह रहा है अमेरिका को अगर दम है तो हमला करो। ईरान में एक के बाद एक बड़े धमाके हुए। 7 धमाके से पूरा ईरान हिल गया है, लेकिन फिर भी ईरान कोई समझौता नहीं करना चाहता, ना झुकने को तैयार है और ना ही डरने को। राजधानी तेहरान से लेकर बंदर अब्बास तक कई जगहों पर धमाके हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी ईरान तेहरान ये कह रहा है कि अगर अमेरिका में हिम्मत है तो डायरेक्ट अटैक करें, सामने से वार करें। क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो त्रिमूर्ति जो इस वक्त अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ी है, जिसमें पहला नाम है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, दूसरा नाम है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का और तीसरा नाम है आयतुल्ला अली खामनेई का, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और बैक से सपोर्ट आ रहा है किम जोंग उन का, जो नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं। वो भी अमेरिका के खिलाफ है और रूस, चीन, ईरान के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं।
अब कहानी यहां पर यह हो गई है कि अमेरिका आगे बढ़े तो दिक्कत, पीछे रुक जाए तो दिक्कत। आप इसको मिला लीजिए 1971 के एक वाकये से, जब 7th फ्लीट को अमेरिका ने हिंदुस्तान के खिलाफ उतारा था, जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा। उस वक्त रशिया बीच में आकर यह कह रहा था अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो फिर रूस जवाब देगा। जिसके बाद ईरान के जंगी बेड़े को समुद्र से यू टर्न लेना पड़ा था। तो क्या वही स्थिति है? क्या चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया की वजह से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर पा रहा है? चलिए जानते हैं इस खबर को। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त तनाव है। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। फरवरी के मिड में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है जिसमें त्रिमूर्ति हिस्सा लेंगे, यानी कि इसमें त्रिमूर्ति का प्रचंड दम दिखेगा। ईरान, रूस और चीन। ईरान की तरफ से एक बहुत नया और अहम संकेत आया है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क तो बन रहा है। यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और उनके इस बयान को सीधे तौर पर तनाव कम करने की कोशिश पर देखा जा रहा है। तो आखिर ये बातचीत वाली बात कहां से सामने आ गई? बातचीत तो होने ही वाली नहीं थी। बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर वो इस इलाके में ईरान को निशाना बनाते हैं तो उनके बेड़े के लिए, उनके सैनिकों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ट्रंप वार्निंग तो दे रहे हैं, समंदर में उतर चुका है बड़ा बेड़ा, चेतावनी दे रहे हैं कोई गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ तेहरान भी कह रहा है कि किसी दबाव में नहीं है और दबाव में आकर तो बातचीत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके लिए बराबर का सम्मान यानी कि म्यूचुअल रेस्पेक्ट जरूरी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि दबाव में आकर सौदा नहीं करेगा, यानी एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला है, दूसरी तरफ ईरानी सेना अलर्ट मोड पर है। सबसे जरूरी बात, ईरान अपनी मिसाइल और डिफेंस पावर को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, यानी डिफेंस के मामले में नो नेगोशिएशन वाली स्थिति है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी ने सोशल मीडिया में कहा है कि जिस तरह युद्ध का माहौल दिखाया जा रहा है वो बनावटी है। उनके मुताबिक असल में पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें आगे बढ़ रही है। लारिजानी का बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा बेड़ा ईरान के पास लाकर खड़ा कर दिया है। तनाव कम करने के लिए दोनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों देश एक दूसरे को हड़का भी रहे हैं। अमेरिका ईरान तनाव मिडिल ईस्ट में नया मोड़ ला सकता है। तुर्की और रूस ने एक साथ खेल में एंट्री ली है। ईरान अब अकेला नहीं है, कूटनीति का बड़ा दांव है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल पहुंचे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन से मुलाकात की है। विदेश मंत्री हकान फिदान से भी लंबी बातचीत हुई है। अली लारिजानी खुद अचानक मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की है और खबर यह भी है कि वो चाइना भी जा सकते हैं, बीजिंग का दौरा कर सकते हैं और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि पुतिन से जो मुलाकात हुई उसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। वैसे भी युद्ध की रणनीति वाली बात में सार्वजनिक क्या किया जाता है, कुछ नहीं। क्रेमलिन ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हां मुलाकात हुई है। साफ है कि ईरान के साथ रशिया, चाइना आ चुके हैं, सेम पेज पर है, क्योंकि रूस और चाइना ने पहले ही अमेरिका को वार्न कर दिया है कि अगर ईरान को छुआ तो फिर मुश्किलें अमेरिका के लिए भी बढ़ेंगी। अमेरिका ये नहीं सोचे कि वो दुनिया में कहीं भी एक्शन लेगा और उसके खिलाफ कहीं कोई बात नहीं करेगा। अमेरिका का भी रुख सख्त बना हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें दिख रहा है कई गाड़ियां सड़कों पर हैं। ट्रंप का कहना था कि ये पुलिस की मौजूदगी है। उन्होंने बाद में रिपोस्ट करते हुए लिखा कि यह अभी भी हो रहा है। आईआरजीसी पूरी तरीके से परेशान है। इधर अमेरिका को साफ संदेश देते हुए ईरान ने ऐलान किया है कि फरवरी के मिड में वो चीन और रूस के साथ मिलकर उत्तरी हिंद महासागर में जॉइंट नेवी एक्सरसाइज करने जा रहा है। इस अभ्यास में ईरान की नियमित नौसेना और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। तनाव के बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लाइव फायर नेवल एक्सरसाइज करने जा रही है। अमेरिका ने इसे असुरक्षित और गैर पेशेवर व्यवहार कहा है और इससे बचने की सलाह दी है, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि काम तो होर्मुज स्ट्रेट में ही बनेगा। होर्मुज स्ट्रेट वो इलाका है जो इस वक्त आप मैप पर देख रहे हैं, ईरान ओमान के बीच का एक तरह से चिकन नेक है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है।
167 किलोमीटर लंबा है, जहाजों के लिए शिपिंग लेन है, 2 शिपिंग लेन की आपस में दूरी 3 किलोमीटर है, दुनिया का महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल इंपोर्ट कॉरिडोर है, दुनिया की 1/3 एलपीजी और 1/4 तेल इसी इलाके से गुजरती है। हर दिन लगभग 17 मिलियन बैरल ऑयल इस एरिया से निकलता है। खाड़ी देशों से 88% तेल निर्यात इसी रास्ते से होकर दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। होर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% ऑयल गुजरता है। ईरान पहले ही कह चुका है कि इलाके पर उसका पूरा नियंत्रण है, जरूरत पड़ी तो वो पूरे इलाके को चोक कर सकता है और होर्मुज में वो सी माइनिंग भी कर रहा है। यानी ईरान ने अमेरिका के खिलाफ वो त्रिमूर्ति बना दी है मिडिल ईस्ट में, जिससे अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो ईरान पर हमला करे या ना करे, ईरान पर अटैक करे या ना करे। और अगर अमेरिका अटैक करता है तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा, स्पेशली वो जगहें जहां पर अमेरिकी बेस मौजूद हैं, क्योंकि वो जगहें पहले ही ईरान के टारगेट पर हैं और ईरान के सपोर्ट में पहले से ही रूस और चीन खड़े हैं। और अब पीछे से बैकडोर एंट्री किम जोंग उन की भी हो रही है, यानी कि इस इलाके में मामला और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला होने वाला है और ज्यादा पेचीदा होने वाला है। शतरंज की बिसात पर शह और मात का यह खेल जारी रहेगा। इस बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं एक ऐसे सीज फायर की जो महज नाम का सीज फायर रह गया है, जहां सीज फायर का ऐलान तो हुआ लेकिन जमीन पर हालात बहुत बारूदी हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं। अक्टूबर में हुए संघर्ष विराम के बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। कहां हमले हुए हैं? गाजा सिटी में हमले हुए हैं, खान यूनुस में हमले हुए हैं और एक पुलिस थाने को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि यह कार्रवाई युद्ध विराम के उल्लंघन का जवाब है। इजरायल ने कहा है कि राफा इलाके में एक सुरंग से 8 बंदूकधारी बाहर निकलते देखे गए थे, जिसके बाद यह मुठभेड़ हुई है। यह इलाका युद्ध विराम के तहत इजरायली नियंत्रण में है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास और इस्लामिक जिहादों से जुड़े कमांडर्स, हथियार ठिकानों और निर्माण केंद्रों को निशाना बनाया है, जबकि गाजा से यह रिस्पॉन्स आ रहा है कि यह सीज फायर का उल्लंघन है और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। यह हिंसा ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत मिस्र और गाजा के बीच राफा बॉर्डर फिर से खोल दिया गया है। करीब 2 साल से बंद राफा क्रॉसिंग को दोबारा खोला गया है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको यहां की तस्वीर दिखाते हैं किस तरह से महिलाएं परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं। गाजा की यह तस्वीर आफ्टर अटैक, जिसके बाद से पूरा गाजा एक बार फिर से थर्रा उठा है इजराइल के इस अटैक के बाद। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से गाजा पर हमला किया गया है। गाजा पर हमले के बाद गाजा की तरफ से रिएक्शन यह है कि सीज फायर का उल्लंघन है और इस वजह से ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजराइल कह रहा है कि आतंकवादियों के मूवमेंट की वजह से यह कदम उठाया गया है। जमीनी हकीकत भी यही है कि गाजा में आज भी बम, गोले बारूद चल रहे हैं, मिसाइलें अभी भी गिर रही हैं। स्थानीय लोगों के लिए राफा क्रॉसिंग एक रास्ता नहीं बल्कि जिंदगी की एक आखिरी उम्मीद है, इलाज, खाने और बाहर निकलने का इकलौता जरिया। सवाल यही, क्या यह कदम सच में शांति की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है या फिर युद्ध के बीच एक डिप्लोमेटिक ड्रामा है? क्योंकि जब तक हमले नहीं रुकते तब तक हर खुला दरवाजा भी गाजा के लिए अधूरा रहेगा।
या फिर डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की कोशिश यह है कि इन हमलों से लोगों को डरा डरा कर पूरा गाजा खाली करवा लिया जाए और गाजा में दुनिया भर के रईसों के लिए शानदार रिजॉर्ट और बाकी चीजें बनाई जाए, क्योंकि 90% गाजा और गाजा की बिल्डिंगें खत्म हो चुकी हैं। 90-95% के आसपास ये आंकड़ा है। अब राफा क्रॉसिंग भी समझ लीजिए, जो जीवन जीने की एकमात्र उम्मीद बची है गाजा पट्टी में, वो क्या है? ये राफा बॉर्डर पर है, गाजा पट्टी और मिस्र सीमा के बीच है। ये क्रॉसिंग बॉर्डर है। ये मई 2024 से बड़े पैमाने पर बंद कर दिया गया था, लेकिन यहां से जो गाजा के लिए जो एड आता था, जैसे कि मेडिकल रिलीफ, खाने पीने के सामान, वो सीज फायर के बाद से खोल दिया गया था, या उससे कुछ पहले से ही खोल दिया गया था। लेकिन ये जो इलाका है, ये गाजा के लिए दुनिया से जुड़ने के गिने चुने रास्तों में से एक है, क्योंकि इजराइल की सीमा अक्सर सख्त नियंत्रण में रहती है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गाजा में जितनी मानवीय मदद है, चाहे वो खाना है, दवाई है, ईंधन है, सब इसी रास्ते से होकर लाया जाता है। घायलों और नागरिकों की निकासी भी इसी रास्ते से होती है। संघर्ष के समय इसका खुलना बंद होना सीधे तौर पर मानवीय स्थिति को गाजा में प्रभावित करता है। दशकों से चले आ रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच 2 स्टेट की बातचीत शुरू हुई। इस प्लान के तहत फिलिस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात है, जबकि इजराइल अलग रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर और धर्म को मानने वाले लोग शांति से रह सकेंगे, लेकिन गाजा में हमास कभी 2 स्टेट सोल्यूशन को मानता नहीं। 2 स्टेट सोल्यूशन क्या है? इजराइल फिलिस्तीन विवाद, इसे सुलझाने का प्रस्ताव है। इजराइल और फिलिस्तीन अलग अलग देश बने, गाजा अलग, फिलिस्तीन का हिस्सा वेस्ट बैंक ऑफ और गाजा, इजराइल अलग, जिसमें वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम जो कि राजधानी है। यूएन, अमेरिका, यूरोपीय देश इसका समर्थन करते हैं। 1967 की तरह ही दोनों देशों की सीमाएं हों, ये इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन में कहा गया है, जिसे इजराइल नहीं मानता है और गाजा के लोग भी नहीं मानते। ट्रंप का जो प्लान है वो ये है कि अगले चरण में हमास का निशस्त्रीकरण हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना जो है वो गाजा को टेक ओवर कर ले। हालांकि सीजफायर के बाद से अब तक 500 से अधिक फिलिस्तीनी और 4 इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं, जिसे शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ती दिख रही हैं। और अमेरिका की वो बड़ी बड़ी बातें कि हमने सीजफायर करा दिया, वो बातें भी अब धुंधली पड़ती हुई दिख रही हैं। अमेरिका का दोहरा चरित्र भी सामने आया है। एक हाथ में मानवाधिकार की किताब, दूसरे हाथ में इजराइल को हर साल सैकड़ों करोड़ों की सहायता, सैन्य सहायता। अमेरिका जो इजराइल को मदद देता है वो भी देख लीजिए, इस साल $3.8 अरब, लगभग 32,000 करोड़ रुपए दे चुका है। $3.3 अरब हथियार खरीद में, $0.5 अरब मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए। 10 साल के लिए समझौता, 2019 से 2028 तक, कुल वादा $38 अरब का। ओबामा प्रशासन में डील साइन की गई थी। गाजा युद्ध के बाद अतिरिक्त मदद भी दिया गया। अक्टूबर 2023 से अब तक 17 से $22 अरब से ज्यादा का सहायता दिया जा चुका है। 2024 में स्पेशल पैकेज $8.7 अरब, मार्च 2025 में ट्रंप प्रशासन की $4 अरब की इमरजेंसी मदद। यूएस कांग्रेस की सालाना मंजूरी लेकिन जरूरी होती है इन मददों के लिए। इजराइल की सेना को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि संख्या में भली छोटी हो, लेकिन ताकत, तकनीक और रणनीति में इजराइल दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में गिनी जाती है। जनवरी 2026 तक ग्लोबल फायर पावर में जो रैंकिंग है, उसमें 145 देशों में इजराइल बहुत छोटा होने के बावजूद 15वें नंबर पर काबिज है, जो कि काफी बड़े बड़े यूरोपीय देशों से भी मजबूत मानी जाती है। इजराइल की सैन्य शक्ति भी देख लीजिए, कुल सैन्य कर्मी 6.34, रिजर्व और एक्टिव मिलाकर 1300 टैंक, आर्टिलरी 1100, एयरक्राफ्ट 611, पनडुब्बी जो है वो 5, मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टाइल 183, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट 3, अटैक हेलीकॉप्टर 48, फाइटर एयरक्राफ्ट 240, बजट सालाना 2 लाख करोड़ से ज्यादा। लेकिन आज का मुद्दा यह है कि जब सीजफायर हो चुका है, जब दोनों देशों में सहमति बन चुकी है, तो गाजा में किसके इशारे पर हमले किए जा रहे हैं और इन हमलों के पीछे की वजह क्या है? हमास ने इजराइल के ताजा हमलों को नया और खुला उल्लंघन करार दिया है और अमेरिका और तमाम मध्यस्थ देशों पर सीधा दबाव बनाने की मांग की है। हमास का आरोप है कि शांति प्रयासों को जानबूझकर कुचला जा रहा है। हमास का आरोप यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी इजराइल को खुली छूट दे रही है। गाजा में जो जंग के 2.5 साल रहे हैं,
जिसमें 71,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लगभग 2.25 लाख लोग घायल हुए हैं और गाजा में जंग में 83% आम नागरिकों की मौत हुई है। मरने वालों में 20,000 बच्चे हैं। हर महीने औसतन 540 बच्चों की मौत होती है। 75% गाजा के हिस्से पर अब इजराइल का कंट्रोल है। 78% यानी कि 1.95 लाख इमारतों को नुकसान हुआ है। आज की स्थिति यह है कि 22 लाख लोग गाजा में अकाल का सामना कर रहे हैं। 19 लाख लोग बेघर हैं। गाजा एक ऐसा इलाका जो पिछले 2.5 साल से सिर्फ खबर नहीं, जख्म बन चुका है। बम, बारूद, बयान और अब इंसानियत भी मलबे के नीचे दबी है। सवाल ये नहीं कि जंग क्यों शुरू हुई, सवाल ये कि जंग खत्म क्यों नहीं हो रही है। सीज फायर के बाद भी खत्म क्यों नहीं हो रही है। गाजा एक खुली जेल की तरह है, जहां बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं है और भीतर जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। और इसलिए जब गाजा में इस तरह से हमले हो रहे हैं तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये सवाल पूछना चाहिए कि आखिर इस तरह के हमलों का क्या फायदा होगा, इस तरह के हमलों से क्या मिलेगा इजराइल को, जो देश 90% तक खत्म हो चुका है, जहां की ना कोई प्रॉपर सेना है, ना कोई आर्मी है, ना कोई एयरफोर्स है, ना कोई नेवी है। तो फिर इजराइल जैसे देश का उससे बार बार बदला लेने का क्या तुक है और इस तरह के हमलों का क्या तुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट खबर की बात करते हैं। एप्स्टीन फाइल एक ऐसा जिन्न जो रह रहकर दुनिया के बड़े बड़े नामचीन चेहरों और उद्योगपतियों को डराता है। एप्स्टीन फाइल्स के नए खुलासे सामने आ गए हैं और जैसे कि आपको पता है, वर्ल्ड नाउ में हमने आपको अक्सर एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे दिखाए हैं। दुनिया भर में हंगामा मचा हुआ है। जैसे जैसे अमेरिकी न्याय विभाग DOJ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों को दुनिया के सामने रख रहा है, दुनिया के कई रसूखदार चेहरों की चमक फीकी पड़ती जा रही है। यह बात और है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी DOJ बचा रहा है, क्योंकि DOJ ट्रंप के अंदर ही आता है, DOJ ट्रंप के बाहर नहीं। और यही बात वहां के डेमोक्रेट भी कहते हैं कि DOJ ने जानबूझकर वो फाइल्स डिलीट कर दी जिसमें ट्रंप का नाम था, ट्रंप की फोटो थी या ट्रंप के वीडियोस थे। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के नाम का 100 से ज्यादा बार जिक्र है, जो FBI के साल 2025 के इन्वेस्टिगेशन में भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का एप्स्टीन फाइल्स में 100 से ज्यादा बार जिक्र किया गया है। कौन था एप्स्टीन? कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन, जो बच्चों के साथ यौन अपराध के मामले में अमेरिकी सरकार की जेल में बंद था। लेकिन उसकी हालिया फाइलें जिस जिस तरह से रिलीज होती रहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल मचता रहा। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्लोवाकिया के एक शीर्ष नेता को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं ब्रिटेन में पूर्व प्रिंस एंड्रू की भूमिका को लेकर एक बार फिर से दबाव बढ़ गया है। उन्हें तो पहले ही राजा के शाही खानदान से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अब उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, प्रिंस एंड्रू पर। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन केस में लाखों पन्ने के दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं। इन फाइलों में एप्स्टीन के दुनिया भर के ताकतवर, अमीर और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों से संबंधों का ब्यौरा शामिल है। इसी खुलासे के बाद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने शनिवार को वरिष्ठ नेता मिरोस्लाव लाजैक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। एप्स्टीन फाइल से नया क्या खुला है वो भी देख लीजिए, जिसे भूचाल है। पादरी, राजनेता, सेलिब्रिटी और अरबपतियों के कई नाम सामने आए हैं। इलॉन मस्क का नाम सामने आया है। स्लोवाकिया के पूर्व विदेश मंत्री मिरोस्लाव लाजैक ने इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार और जो एप्स्टीन के साथ कनेक्शन, इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ब्रिटिश राजकुमार पर दबाव बढ़ गया है। मीडिया और सार्वजनिक जांच का साया देखा जा रहा है। जवाबदेही के लिए मांगे तेज कर दी गई हैं। अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दस्तावेज जारी होने के बाद पहली बार रिएक्शन दिया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने खुद भी अभी ये फाइलें नहीं देखी, लेकिन रिलायबल सोर्स ये कहते हैं कि दस्तावेज मुझे निर्दोष साबित करते हैं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि डोनाल्ड ट्रंप के अंतर्गत ही डीओजे आता है, तो डीओजे क्या रिलीज कर रहा है, नहीं रिलीज कर रहा है, वो तो सब वाया ट्रंप आ रहा होगा। और ट्रंप ये कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं है क्या फाइलें रिलीज हो रही हैं। अमेरिका में एक तिनका भी आज इधर से उधर करना है तो डोनाल्ड ट्रंप की इजाजत लेनी पड़ती है। और डीओजे जब एप्स्टीन फाइल से जुड़े फोटोज और वीडियोज रिलीज कर रहा है तो ये कैसे माना जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पता ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप से जुड़ी वीडियोज और फोटोज को पहले ही डंप करा दिया? खैर, स्लोवाकिया चलिए। स्लोवाकिया के लाजायक जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पर किसी तरह का आपराधिक आरोप नहीं लगाया इस पर। हालांकि एप्स्टीन के जेल से रिहा होने के बाद दोनों की मुलाकात से जुड़ी तस्वीर और ईमेल सामने आने के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा है। इन खुलासों के साथ ही ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को लेकर भी सवाल तेज हो गए हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अगर प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन की गतिविधियों या उसके नेटवर्क के बारे में कोई भी जानकारी है तो उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। लिस्ट में ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, न्यूयॉर्क जायंट्स के सहमालिक स्टीव टिच, अरबपति बिल गेट्स, इलॉन मस्क, गूगल के सह संस्थापक सर्गेई ब्रिन, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक, कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लुत्निक और कई अन्य प्रभावशाली हस्तियों का नाम इस बार खुलासे में है। इस बार विवाद में सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब टेक जगत के दिग्गज और टेस्ला स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क का नाम फाइलों में सामने आ गया है। अब तक खुद को इस विवाद से दूर बताने वाले मस्क अब सवालों के घेरे में। मस्क के सवालों के घेरे में आने के पीछे कारण है ईमेल। क्या है ऐसा मेल में जिसे लेकर इलॉन मस्क सवालों में है? एप्स्टीन फाइल को लेकर दावा किया जा रहा है कि मस्क मेल में प्राइवेट आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। सालों से किए जा रहे मस्क के इनकार और अब सामने आए चौंकाने वाले दस्तावेजों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। लीक हुई ईमेल से पता चला है कि मस्क ने एप्स्टीन से संपर्क किया था और उनके प्राइवेट द्वीप में होने वाली वाइल्ड पार्टी में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की थी। क्या है पूरा मामला? अमेरिकी न्याय विभाग के लाखों पन्नों में यह खुलासा है। 2012 से 2013 के बीच इलॉन मस्क और जेफरी एप्स्टीन के बीच ईमेल एक्सचेंज हुई है। मस्क ने अपनी तत्कालीन पार्टनर राइली के साथ एप्स्टीन के प्राइवेट द्वीप पर जाने की योजना बनाई। नवंबर 2013 में एप्स्टीन ने प्राइवेट हेलीकॉप्टर भेजने की पेशकश की। मस्क ने पूछा, आपके द्वीप पर किस रात को सबसे वाइल्ड पार्टी होगी? ये बातचीत इलॉन मस्क और एप्स्टीन के बीच हो रही है। हालांकि इन दस्तावेजों में कहीं से भी ये पुष्टि नहीं है कि मस्क कभी आइलैंड पर गए या नहीं गए। मस्क ने पहले भी इसे इनकार किया था। पिछले साल जब उनके नाम एप्स्टीन फाइल में आए थे तो उन्होंने एक्स पर लिखा था कि एप्स्टीन ने मुझे अपने आइलैंड पर बुलाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने मना कर दिया था। अब ये जान लीजिए कि ये तालुला राइली कौन है। तालुला राइली एक ब्रिटिश अभिनेत्री और मॉडल है। 2005 में फिलाडेल्फिया स्टोरी से स्टेज पर शुरुआत की। 2016 में पहला उपन्यास एक्ट्स ऑफ लव को प्रकाशित किया। तालुला ने 2010 में इलॉन मस्क से शादी की थी। 2012 में इलॉन मस्क से इनका तलाक हो गया। 2013 में फिर शादी की और 2016 में फिर तलाक हो गया। 2023 में अभिनेता थॉमस ब्रॉडी सैंगस्टर से इन्होंने सगाई की। ट्रंप प्रशासन पिछले कुछ समय से कोर्ट के आदेश के बाद एप्स्टीन से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड्स को पब्लिक कर रही है। अब जारी हुई नई फाइलों में 30 लाख पेज जारी किए गए हैं। 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें हैं। 2,000 से ज्यादा वीडियो शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एफबीआई ने जुलाई 2006 में एप्स्टीन के खिलाफ जांच शुरू की थी। दस्तावेजों से यह भी साफ होता है कि एप्स्टीन के संबंध न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से भी थे। गंभीर आरोपों के बीच अगस्त 2019 में एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क की एक जेल में आत्महत्या कर ली थी। हालांकि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई इसको लेकर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। अमेरिकी सरकार तो कहती है कि उसने आत्महत्या की, लेकिन उसके मौत के बाद उसका नेटवर्क, उससे जुड़े लोगों की भूमिका लगातार सवालों में बनी रही। जेफरी एप्स्टीन के बारे में भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क में एक यहूदी परिवार में जन्मा हुआ एक शख्स, शुरुआती करियर बीयर स्टर्न से शुरुआत की। 1981 में
अपनी फाइनेंस फर्म बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट हाई प्रोफाइल नेटवर्क बिजनेस तैयार किया। पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से जुड़ना एप्स्टीन को बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे एप्स्टीन उन लोगों के करीब ही आ गया जो बहुत बड़े बड़े बिलियनियर थे, बिजनेसमैन थे, क्योंकि हर किसी को अपना एक राजदार चाहिए था। इसका फायदा एप्स्टीन ने उठाया। साल 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे। इसी वजह से 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया और 13 महीने जेल में भी इसे गुजारने पड़े। फिर इसे प्रोबेशन दिया गया। 2019 में इसकी दोबारा गिरफ्तारी कर ली गई सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने के आरोप में, लेकिन तब इसे पता नहीं था कि ये इसके बाद दुनिया नहीं देख पाएगा, क्योंकि कहते हैं जेल के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में इसकी मौत हो गई। लेकिन 2019 में क्या हुआ था याद कीजिए। अमेरिका में कुछ बड़ा हुआ था, याद आया? नहीं आया। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे और 2019 से लेकर 2019 में जब बाइडेन आए तब गिरफ्तारी हुई थी। 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, क्योंकि उसी समय से एप्स्टीन की बातें हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो जाने से पहले वो जो पूरे दस्तावेज हैं एप्स्टीन फाइल के अंदर उसको कम से कम क्लियर करा दिया जाए, क्योंकि अगर जो बाइडेन 2019 में इलेक्ट हो चुके थे वो आते तो फिर ट्रंप का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है ये भी जान लीजिए। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को बहाने से बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान यह सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं है। धीरे धीरे तकरीबन 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए थे। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला हैं। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था, जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थीं। एप्स्टीन अपने निजी जेट लॉलिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर आता था। वो लड़कियों को पैसों का लालच देता, गहनों का लालच देता, धमकी देकर मजबूर करता। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद पता चला कि एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई, क्योंकि उसका रसूख इतना था। 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर आ गया और बाहर आकर काम भी कर सकता था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं, किन बड़े नामों पर कार्रवाई होती है और खुलासा क्या होता है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बार बार अमेरिका में डेमोक्रेट्स ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर 2019 में भी, जब डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो रही थी उससे पहले ही, और 2025 में वो सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स, फोटोज और वीडियोस हटा दी हैं, जिससे डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी हो सकती थी। क्योंकि एफबीआई इस मामले की जांच कर रही है और अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप दोषी पाए जाते हैं तो उन पर इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है, उनकी उम्र भी बची खुची सलाखों के पीछे गुजरेगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप, माना यह जाता है, वो सिक्योर करना चाहते हैं कि डीओजे उन फाइल्स को रिलीज ना करे या उन फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर दे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप किसी आपत्तिजनक स्थिति में हो या डोनाल्ड ट्रंप पर कोई गंभीर एलिगेशन हो। नॉर्मल फोटोज या नॉर्मल वीडियोस जारी करने में कोई आदमी पार्टी में शरीक हो रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दो शख्स आपस में बातचीत कर सकते हैं, कनेक्शन हो सकते हैं, जहां इतने हाई प्रोफाइल लोगों के कनेक्शन रहे हों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में क्लियर हो जाएं, ये जरूर इंश्योर कर रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए, सबका हिसाब होगा और मेरी सहयोगी रितु सिंह के साथ। रितु हमारे साथ इस वक्त इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। रितु, क्या दिखाने वाली, किसका हिसाब करने वाली हैं आज आप? बिल्कुल, इस खास बुलेटिन में विवेक आज सबका हिसाब होगा में हिसाब करेंगे उस बयान को लेकर के जिसमें साध्वी प्राची का इसमें कथन सामने आया है कि घटोगे तो कटोगे। अब इसके मायने क्या है, ये बयान क्यों दिया गया है और इससे आगे सियासी सरगर्मियां
कैसे तेज हो रही है, करेंगे इसको आज इस खास बुलेटिन के जरिए डिकोड। तो मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी आपके साथ रहेगा, जिस पर आप डिबेट करेंगे। बड़ा एक मेहमानों का सेक्शन भी होगा आपके साथ। तो बड़े मेहमान जुड़ेंगे इस डिबेट में रितु के साथ। और आपको बता दें कि शो जरूर देखिए, अब से थोड़ी देर में सबका हिसाब होगा रितु सिंह के साथ। एक छोटा सा ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हो लगातार।